तकरीबन निस्फ दर्जन बदमाश उसकी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं। वो उसे अगवा करके मिस्टर पार्कर से भारी रकम वसूल करना चाहते हैं। इस तरह तो ये बात जाहिर होती है कि मैं बहुत ज़हीन आदमी नहीं हूँ, वरना तुमसे काम लेने के लिए मुझे सबसे पहली बात यही कहनी चाहिए थी कि एनी पार्कर एक यहूदी लड़की है। तुम बेहद मजबूत इरादे के इंसान हो अली, मैं तुमसे बेहद मुतासिर हूँ। बहरहाल इन तस्वीरों को गौर से देखो और ये चेहरे अपने जहन में महफूज कर लो। ये दाढ़ी वाला शख्स इनमें नुमाया हैसियत रखता है। इसका नाम लैंकास्टर है। हैमर लैंकास्टर लंदन का जलजला कहलाता है। लंदन की ज़ेरे ज़मीन दुनिया का बादशाह मशहूर है। यूं समझ लो लंदन के अंदर की दुनिया में से आधी दुनिया पर इसकी हुकूमत है, बाकी हिस्से दूसरे लोगों में बटे हुए हैं। और ये शख्स, इसका नाम कर्बी फॉस्टर है। बहुत खतरनाक है ये भी। और ये गूनी मैकलॉरेंस और ये है जॉर्ज डोनाल्ड। ये सब पाए के बदमाश हैं और भी चंद लोग हैं, लेकिन फिल वक्त हमारा साबका इन्हीं से पड़ेगा, इसलिए मैंने इनसे तुम्हें रूशनास करवा दिया है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि मामला क्या है। वो बोला ये लोग बदमाश हैं, लेकिन इन सब ने लंदन में मौजज़ लोगों की हैसियत इख्तियार करने के लिए मुख्तलिफ पेशे और कारोबार अपना रखे हैं। कोई मोटरों की एजेंसी का मालिक है, तो कोई जहाज़ों के पुर्जे बनाने वाली फर्म का, किसी ने आला दर्जे का 5 स्टार होटल खोल रखा है। इस तरह इन्होंने दूसरी हैसियत इख्तियार कर रखी है और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं। उसने मेरा सवाल नजरअंदाज कर दिया था। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। एंड्रयू का चेहरा सुर्ख हो रहा था। न जाने क्यों उसके अंदर एक जज्बाती सी कैफियत पैदा हो गई थी। फिर वो बोला, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं इन सब के मुकाबले में शदीद एहसास कमतरी का शिकार हूँ। मैं खुद को इनके दर्जे का इंसान नहीं समझता और शायद कोशिश करूँ तो बन भी नहीं सकता। अगर बन सकता तो शायद मुझे अमेरिका न भागना पड़ता और शायद तुम्हें एयरपोर्ट पर उलझनों का शिकार न होना पड़ता। मगर मैं इनके दरमियान आना चाहता हूँ। मैं एक नए नाम के इजाफे का ख्वाहिशमंद हूँ, खा उसका जरिया कोई और ही क्यों ना हो। रेनॉल्ड उस पाए का नाम नहीं है, मगर मुमकिन है नया रेनॉल्ड उनके लिए वही हैसियत इख्तियार कर जाए। तुम समझ रहे हो अली? मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने मकसद की बात समझना चाहता हूँ। वो चौंक पड़ा, एकदम संभल गया, फिर इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर नदामत के आसार नुमाया थे। वो बोला, सॉरी, वेरी सॉरी, मैं वाकई बकवास करने लगा था। बहरहाल असल तारुफ एनी पार्कर का है और उसके साथ ये आखिरी तस्वीर देखो। ये शख्स अमरीकी है, शिकागो का बाशिंदा हेनरी वॉटसन। मुझे एनी पार्कर के बारे में मालूमात इसी के ग्रोह के एक फर्द से हासिल हुई थी। मिस्टर पार्कर स्विट्जरलैंड के एक अरबपति हैं। स्विस फैमिलीज में इनका शुमार आला तरीन दौलतमंद लोगों में होता है और एनी इनकी बेटी है, एक मुहिमजू और खिलंडरी लड़की जो हमेशा नित नई तफरीहात करती रहती है। इस बार वो खुफिया तौर पर 6 मुल्कों की सयाहत पर निकली है, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है। उसने अपना नाम मैरी स्मिथ इख्तियार किया है, लेकिन बेवकूफ लड़की खुद को जरूरत से ज्यादा चालाक समझ बैठी है। तकरीबन निस्फ दर्जन बदमाश उसकी असलियत से वाकिफ हो चुके हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं। वो उसे अगवा करके मिस्टर पार्कर से भारी रकम वसूल करना चाहते हैं। हेनरी वॉटसन उसी तैयारे से यहाँ आया है जिससे मैंने सफर किया है। वो लंदन के खुफिया गुरोहों की नजर बचाकर एनी पार्कर को उड़ा ले जाना चाहता है, जबकि मकामी बदमाश भी एनी पार्कर के इस्तकबाल की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। मगर अली, एनी पार्कर हमारे हाथ लगनी चाहिए। तुम्हारी जहानत और दलेरी इस मुश्किल काम को आसान बना सकती है। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो एंड्रयू की कैफियत बदलने लगी। मैंने कहा, क्या उसके बाद की कार्रवाइयों में भी मुझे शरीक रहना होगा? वो बोला, कतन नहीं। लंदन की ज़ेरे ज़मीन दुनिया बड़ी दिलचस्प और अनोखी है। हम एनी पार्कर को फरोख्त कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो $1 करोड़ में बाआसानी फरोख्त हो जाएगी। मैंने हैरत से पूछा, कौन खरीदेगा उसे? वो बोला, कोई भी एजेंट। बहुत से फाइनेंसर मिल जाएंगे उसके लिए और उसके बाद की जिम्मेदारियां उनकी होती हैं। यहाँ ऐसे वाकयात होते रहते हैं। यूरोप और अमेरिका में बहुत से ऐसे खुफिया इदारे काम करते हैं जो क़ब्ल अज़ वक्त माल खरीद लेते हैं और उसके बाद वो मुनाफा लेकर उसे आगे बढ़ा देते हैं। मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। खुदा की पनाह, ये फाइनेंसर कौन लोग होते हैं? क्या ये भी जराइम पेशा गिरोहों से ताल्लुक रखते हैं? एंड्रयू के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, जाहिर है बर्कली यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करने वाले नौजवान को जराइम की दुनिया के बारे में तफसील कैसे मालूम हो सकती है?
इन चीजों से तुम्हारा क्या ताल्लुक? डियर अली, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जायज जराए से करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। उमूमन दौलतमंद लोगों और जराइम पेशा अफराद का चोली दामन का साथ होता है। यूं समझ लो कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ भी यही सूरत हाल है, बल्कि यहाँ क्या, ऐसे फाइनेंसर्स दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में मौजूद हैं। दौलत के हुसूल और खर्च का एक बहुत बड़ा जरिया ये जराइम ही है। चुनाचे वहाँ इन फाइनेंसर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। जराइम पेशा अफराद ऐसे कामों में जिनमें उन्हें हुसूल ज़र का यकीन हो, उन फाइनेंसर्स को शामिल रखते हैं और ये फाइनेंसर्स बड़ी खुशी से करोड़ों रुपए का सरमाया इन जराइम पेशा अफराद पर लगा देते हैं। रेस, दूसरे जुए, डकैती, अगवा और न जाने कौन कौन से कारोबार हैं। ये फाइनेंसर्स करोड़ों रुपया कमाते हैं। एनी पार्कर को अगर हम अगवा करने में कामयाब हो गए और हमने बराह रास्त मिस्टर मिकाइल पार्कर से राब्ता न कायम किया तो किसी भी फाइनेंसर को तफसील बताकर एनी पार्कर की कीमत वसूल कर सकते हैं। एनी को उसके हवाले करने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा और वो फाइनेंसर किसी और जराइम पेशा आदमी से एनी की शख्सियत का सौदा कर सकता है, यानी सरमाया उसका लगा होगा और सारा काम वो जराइम पेशा लोग करेंगे। हर फाइनेंसर का अपना अपना एक गैंग होता है, उनके अपने आदमी होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये है सूरत हाल। बड़ी दिलचस्प और ताज्जुब खेज बात थी। मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। दफतन मेरे जहन में एक हल्की सी क्लिक हुई और मैंने एंड्रयू की तरफ देखकर पूछा, क्या नाम बताया तुमने? एंड्रयू ने पूछा, किसका? मैंने दूसरा सवाल किया, मिस्टर पार्कर का। एंड्रयू ने कहा, मिकाइल पार्कर। मैंने पूछा, नस्लन वो क्या है? एंड्रयू हंस पड़ा, ओहो, यहूदी, 100% यहूदी। एंड्रयू ने कहा लगाते हुए कहा और मेरी आंखों में चमक पैदा हो गई। एंड्रयू बोला, भाई वाह, ये ख्याल तो मेरे जहन में आया ही नहीं था कि तुम्हारी दिलचस्पी की एक और बुनियाद भी हो सकती है। मिकाइल पार्कर मुकम्मल तौर पर इसराइल नवाज यहूदी है। शायद काफी अरसा पहले की कुछ खबरें तुम्हारी निगाहों से गुजर चुकी हों। स्विट्जरलैंड के मिकाइल पार्कर ने इसराइली वजीर दिफा को एक बहुत बड़ी रकम पेश की थी एटमी मकासद की तकमील के लिए और उसका बड़ा चर्चा हुआ था। इसराइल की तरफ से मिस्टर मिकाइल पार्कर को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया था। मैंने कहा, खैर ये खबर तो मेरी निगाह से नहीं गुजरी, लेकिन मेरे लिए ये काफी है कि मिस्टर मिकाइल पार्कर यहूदी हैं। ठीक है एंड्रयू, मुतमईन रहो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बड़े बड़े जराइम पेशा लोगों के इस इज्तिमा में मैं कोई खास कारनामा अंजाम दूंगा, लेकिन बहर सूरत अब मेरी कोशिशों में मेरी जाती दिलचस्पियां भी शामिल हो गई हैं। वो बोला, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह तो ये बात जाहिर होती है कि मैं बहुत ज़हीन आदमी नहीं हूँ, वरना तुमसे काम लेने के लिए मुझे सबसे पहली बात यही कहनी चाहिए थी कि एनी पार्कर एक यहूदी लड़की है और उसके बाप मिकाइल पार्कर का शुमार इसराइल नवाजों में होता है। एंड्रयू ने हंसते हुए कहा और मैं भी मुस्कुराने लगा। वो बोला, तो फिर ये बात तय है कि मैं एनी पार्कर के सिलसिले में तुम्हें तमाम तर तफसीलात मुहैया करता रहूंगा। तुम ये मत समझना अली कि मैं पसे पर्दा रहकर तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ, बल्कि यूं समझ लो कि दो अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह उन जराइम पेशा लोगों के मुकाबले में जरा जदीद पैमाने पर काम करेगा जिनके साथ बेशुमार अफराद हैं। सूरत हाल यही रहेगी कि एक पसे पर्दा और दूसरा मंजर आम पर, और इस सिलसिले में बेहतर यही रहेगा कि मैं पसे पर्दा रहूं। मैंने हतमी तौर पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा, ओके। लंदन के उस खूबसूरत इलाके के उस बंगले में हम बड़े सुकून से रह रहे थे। रीटा मेरे साथ थी। उसने दूसरे कामों के लिए एक मुलाजिमा रख ली थी जो बकौल उसके बड़े एतमाद की औरत थी। उमूमन हम लोग घर में ही रहते थे और एंड्रयू बहुत कम हमारे पास आता था। उस शाम फिर बारिश हो रही थी, आसमान पर बादल उमड़े आ रहे थे और फजा में खुनकी बढ़ गई थी। रीटा ने कॉफी की तजवीज पेश की और मैंने तायद कर दी। बंगले के ऊपरी मंजिल पर हम दोनों आतिशदान के पास बैठ गए। मुलाजिमा से कॉफी के लिए कह दिया गया था। रीटा की निगाहें सामने की खिड़की के दूसरी तरफ रिमझिम बरसती हुई बारिश को देख रही थी। वो कुछ अफसरदा सी नजर आ रही थी। जब खामोशी तवील हो गई तो मैंने उससे मुखातिब किया, रीटा कुछ बोलो, मैं बोर हो रहा हूँ। रीटा चौंक पड़ी, मुझे देखने लगी। बेख्याली के अंदाज में मुझे देर तक देखती रही और फिर उसके होंठों से फीकी मुस्कुराहट फैल गई। उदास लहजे में बोली, क्या बोलूं अली? मैंने कहा, बात करने के लिए किसी मौजू की कैद तो नहीं है? कुछ उदास हो, क्या सोच रही हो? उसने कहा, बड़ी अहमकाना बात है। मैंने अपनायत से कहा, मुझे नहीं बताओगी? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, कोई हर्ज भी नहीं है, मुमकिन है तुम्हें मुस्कुराने का मौका मिल जाए। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं मुस्कुराना चाहता हूँ। रीटा ने अजीब सी बात की, बोली, इंसान की निगाह क्या चीज है अली? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा फलसफियाना सवाल है। बोली, है तो सही, फिर भी जवाब दो। मैंने कहा, मेरे ख्याल में उसके जहन का दरवाजा। रीटा तहसीन आमेज निगाहों से मुझे देखने लगी,
फिर बेख्तियार होकर बोली, खुदा की कसम बड़ी सच्ची बात कही है। इतनी जल्दी इतनी उम्दा बात कह देना आसान नहीं है, जबकि सवाल गैर मुतवक्के हो। लेकिन अब मुझे हैरत नहीं है, इतना तो मुझे मालूम है कि तुम आला तालीम याफ्ता इंसान हो। मैं यही सोच रही थी अली, लोग कहते हैं कि आंखें देखने की हिस्स रखती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बस वो जहन का झरोका है। देखने वाला जहन होता है। खिड़की से बाहर बारिश की धारें हैं, लेकिन इन धारों में हम अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल देख सकते हैं। खाली दीवारें हमारी सारी जिंदगी का अक्स पेश कर सकती हैं। मैं यही सब कुछ देख रही हूँ। मैंने फिर पूछा, क्यों उदास हो रीटा, मुझे बताओ। वो बोली, मैं एंड्रयू के बारे में सोच रही थी। मैंने उससे वजाहत चाही। क्या? बोली, वो मेरा महबूब है, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। मैं जो नजर आ रही हूँ फितरतन वो नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए सब कुछ बन गई। बदल लिया है पूरी तरह खुद को। लेकिन इंसान बहुत कम उस हद तक सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि कौन क्या था, क्या बन गया है। जो बन गया है बस वो उसे ही कबूल कर लेता है और फिर उससे और कुछ चाहने लगता है। मैं हैरत से चौंक पड़ा। एंड्रयू? वो बोली, हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करता था, उसी तरह जैसे मैं उसे चाहती हूँ। गौर करती हूँ तो अजीब सा एहसास होता है। वो दौलत के पीछे भाग रहा है और बाकी सब कुछ भूल गया है। वो मुझे छोड़कर अमेरिका चला गया था, शायद कभी वापस ना आता। हालात उसे दोबारा ले आए हैं। ये मजबूरी ना होती तो शायद वो कभी ना आता। आया तो मैं याद आ गई और वो मेरे पास पहुंच गया और अब वो अपना काम कर रहा है। काम करके फिर चला जाएगा। मुमकिन है जो कुछ कमाए उसमें से मुझे भी कुछ दे दे। क्या चाहत का बदल सिर्फ दौलत है? मैंने कहा, हरगिज नहीं। वो बोली, बड़े एतमाद से कह रहे हो अली। उसे मेरे जवाब पर हैरत थी। मैंने कहा, हाँ, बड़े एतमाद से कह रहा हूँ रीटा। दौलत इंसानी जिंदगी की अहम जरूरत है, लेकिन मोहब्बत उससे बड़ी जरूरत है। मैं दौलत के हुसूल का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन दौलत सब कुछ नहीं होती। रीटा ने बड़ी अजीब सी बात पूछी थी। बोली, तुम भी किसी को चाहते हो अली? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं रीटा, तुम जिन मानों में चाहत का सवाल कर रही हो उन मानों में मैंने किसी को नहीं चाहा। हमारा तर्ज माशरत यूरोप से मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ मोहब्बत को एक अबदी जज्बा समझा जाता है, खा चंद लोग उससे इख्तिलाफ क्यों न कर लें, मगर ये उनकी इनफरादियत होती है। रीटा ने सवाल किया, कभी किसी को चाहोगे अली? मैंने कहा, शायद नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक मकसद मुतय्यन कर लिया है और मेरी तमाम चाहतें उस मकसद से मुंसलिक हैं। ये तवील दास्तान है रीटा, तुम बोर हो जाओगी, इसलिए इस मौजू को मत छेड़ो। रीटा ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, बस तुमने मुझसे मेरी खामोशी के बारे में पूछा तो मैंने तुम्हें अपने जहन की बात बता दी। मैं एंड्रयू से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं हूँ और सोच रही हूँ कि मुझे मुस्तकबिल में कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। उस गुफ्तगू के बाद हम दोनों खामोश हो गए थे और वक्त गुजर गया था। बारिश मुसलसल हो रही थी, बल्कि पहले से बढ़ गई थी। सड़कें जलथल हो रही थी। एंड्रयू का ना तो फोन आया था और ना उसके बारे में कोई मालूमात हासिल हुई थी। फिर न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। सुबह को मैं रीटा के साथ नाश्ता कर रहा था कि दरवाजे से एंड्रयू की आवाज सुनाई दी। हेलो शरीफ लोगो, मुझे खुशी है कि मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचा। गालिबन तुम लोग अभी आखिरी मराहिल से न गुजरे होगे। कैसे मिजाज हैं? वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया और उसने अपने सामने एक प्लेट खींच ली। मैंने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो एंड्रयू? एंड्रयू का लहजा अजीब सा था, बस न पूछो। रीटा ने कहा, तुम मुस्तकबिल तामीर कर रहे हो एंड्रयू, ताकि आइंदा सारी जिंदगी ऐश में गुजार सको। एंड्रयू ने उसके तंज को महसूस न किया। वो नाश्ते में मसरूफ रहा। फिर उसने कॉफी के घूंट लेते हुए कहा, लेकिन मेरी इस वक्त की आमद तुम्हारे लिए ज्यादा खुशगवार नहीं है अली। मैंने घबरा कर कहा, क्यों, खैरियत? एंड्रयू ने कहा, एनी पार कर पहुंच गई है। मैंने मजबूत लहजे में सवाल किया, कब? वो बोला, कल दोपहर को, और आज रात को गूनी मैक्लॉरेंस ने उसे अपने होटल में इस्तकबालिया दिया है। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि बहुत से खतरनाक लोग एनी पार्कर की यहाँ आमद का इंतजार कर रहे थे, बल्कि उनमें से चंद अफराद तो मुस्तकिल उसके पीछे लगे हुए किसी मुनासिब मौके के इंतजार में थे। ये सब अपने अपने तौर पर बेहतरीन मंसूबाबंदियों में मसरूफ होंगे। गूनी मैक्लॉरेंस किसी हद तक सबकत हासिल कर गया है, लेकिन उसने बदमाशों की उसूल परस्ती का भी किसी हद तक ख्याल रखा है। क्या समझे? एंड्रयू मुस्कुराया और मैंने नफी में गर्दन हिला दी। मैंने तंजिया अंदाज में सवाल किया, बदमाशों की उसूल परस्ती से तुम्हारी क्या मुराद है? वो बोला, गूनी मैक्लॉरेंस ने एनी से शनासाई के लिए बहुत पहले से कार्रवाई की होगी। उसने चंद ऐसे मुक्तदर यहूदियों से राब्ता कायम किया होगा जो एनी पार्कर के बहुत करीबी शनासा होंगे, और उनके जरिए ही वो उसे अपने होटल में लाने में कामयाब हो सका होगा। ये पार्टी वो किसी खुफिया मकाम पर भी दे सकता था। मेरा मतलब है किसी ऐसी जगह जहां दूसरे लोगों का गुजरना होता, लेकिन उसने खुले आम सबको दावत दी है। जिसका दिल चाहे मुकद्दर आजमा ले। मेरे ख्याल में तो गूनी का ये इस्तकबालिया एक तरह से दावत जंग है।
और बहरहाल ये बहुत ही हिम्मत की बात है। मैंने कहा, मुझे तुमसे इख्तिलाफ है एंड्रयू। एंड्रयू कदरे चौंक कर बोला, क्या? मैंने कहा, गूनी मैक्लॉरेंस ने ये खुफिया इस्तकबालिया इसलिए नहीं दिया होगा कि एक तबका तो उसकी असलियत से वाकिफ होगा। अगर एनी पार्कर किसी ऐसी खुफिया दावत से गायब हो जाती तो गूनी को अपनी पोजीशन साफ करना पड़ती और इन हालात में वो सही सौदेबाजी भी न कर सकता। एंड्रयू बोला, नहीं मिस्टर अली, ये मुमकिन नहीं है। आप ये बात भूल रहे हैं कि शायद एनी पार्कर अपनी असल हैसियत से ये सफर नहीं कर रही है। गूनी और दूसरे बदमाश असलियत से वाकिफ जरूर हैं, लेकिन उसका इजहार मुमकिन नहीं है और वो खुद को अनजान रखते हुए ही सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा, खैर ये उनका मामला है, मुझे क्या करना चाहिए? एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए कहा, तैयारियां। मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। मसलन? वो बोला, इस सिलसिले में कोई बेहतर प्रोग्राम तरतीब दे लो। एनी पार्कर के क़याम की तफसील नहीं मिल सकती। मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं की क्योंकि मुझे अंदाजा है कि जो कुछ होना है वो इन इब्तिदाई लम्हात में ही हो जाएगा। मैंने पूछा, तुम्हारे जहन में कोई प्रोग्राम नहीं है? वो बोला, अभी तक नहीं है। इसके अलावा मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, इस बारे में जो जरूरियात होंगी मैं उन्हें पूरा करने का पाबंद हूँ। रीटा हमारे दरमियान से उठकर चली गई। एंड्रयू ने उसके उठकर जाने का कोई ख्याल न किया। अलबत्ता मैं रीटा की जहनी कैफियत से वाकिफ था। मैं ये तो जानता था कि जो कुछ मैं या एंड्रयू करेंगे रीटा उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन अब वो इस तमाम कार्रवाई से मुत्तफिक नहीं थी। शायद वो एंड्रयू की जानिब से बददिल हो चुकी थी। ताहम मैंने एंड्रयू से उसका तस्करा करना मुनासिब न समझा क्योंकि ये अच्छी बात न होती। एंड्रयू के बारे में मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो 100% मुजरिमाना जहनियत का मालिक है और रीटा जैसी लड़कियां उसके लिए एक तफरी की हैसियत तो रख सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर मगरिब में तो वफा का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। चुनाचे रीटा के बारे में उसे कुछ बताना खुद रीटा के लिए खतरात मोल लेना है और रीटा से मेरी कोई परखाश नहीं थी। थोड़ी देर के बाद मैं एंड्रयू के साथ बाहर निकल आया। रुखसत होते वक्त भी एंड्रयू ने रीटा से कोई खास बात नहीं की थी। रीटा ने अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखा, मगर मैंने उन निगाहों पर तवज्जो न दी क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। मैं तो सिर्फ अमल करके अपनी मंजिल का हुसूल चाहता था और मैं जानता था कि मंजिल के हुसूल में बेशुमार रीटाएं मेरे रास्ते में आएंगी और अगर मैं उनमें से किसी से मुतासिर हो गया तो फिर मेरा मकसद कब्र की गहराई में ही दफन हो जाएगा। गूनी मैक्लॉरेंस का खूबसूरत होटल जगमगा रहा था। रात को 10:30 बजे एनी पार्कर, गूनी मैक्लॉरेंस और दूसरे चंद सफेद फार्मों के साथ सकारा के बैंक्वेट हॉल में नजर आई। इस हॉल को इंतहाई हसीन पैमाने पर आरास्ता किया गया था। ऑर्केस्ट्रा निस्फ दायरे की शक्ल में स्टेज के एक साइड जमा हुआ हल्की हल्की धुनें बजा रहा था। एनी पार्कर बिलाशुबा खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे में खास बात यह थी कि वो जिंदगी से भरपूर नजर आता था और एनी पार्कर के अंदाज से जरा भी ये एहसास नहीं होता था कि उसे किसी किस्म का कोई खतरा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।